हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ओल्ड एफएमई और न्यू एफएमई में चेंज पॉइंट्स क्या क्या है, यानी कि जो फोर्थ एडिशन एआईएजी का था उसमें और जो नया एडिशन फर्स्ट एडिशन आया है एआईजी प्लस वीडीए का, जो कि 2018 में पब्लिश हुआ है, उसमें क्या चेंज पॉइंट आए हैं, क्या क्या चीजें अपडेट हुई है। अभी उसी वीडियो को हम आगे की ओर चलाते हुए, उसको बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमने आपको बताया था कि जो पुराना एडिशन था फोर्थ एडिशन, वो उसमें 10 स्टेप्स थे एफएमई को बनाने के लिए, एफएमई को करने के लिए। लेकिन जो नया एफएमई आया है फर्स्ट एडिशन ऑफ एआईएजी प्लस वीडीए, वो 7 स्टेप अप्रोच पे काम करता है। तो 7 स्टेप अप्रोच कौन कौन सी है उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आती है लेटेस्ट अपडेशन के साथ उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आप और हम इसी तरीके से कनेक्ट रहें। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि वो 7 स्टेप अप्रोच कौन कौन सी है जो कि इस नए एडिशन में आई है। तो पहली बात करते हैं 7 स्टेप अप्रोच कौन कौन सी है। तो जो पहली है दोस्तों वो है प्रिपरेशन, प्री एंड फॉर्मिंग। मतलब जो पहला स्टेप है एफएमई को बनाने का वो कौन सा है, प्रिपरेशन एंड फॉर्मिंग, जिसमें हम अगर मैं जनरली बात करूं तो 5T की हेल्प लेते हैं। 5T कौन कौन से हैं? अगर हम 5T की बात करें, 5T की हेल्प लेते हैं। इंटेंट, टास्क, टूल, टीम, टाइम। इसमें टी इंटेंट के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एफएमई की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें हम इंटेंट को डिफाइन करते हैं कि किस चीज के रिगार्डिंग हम एफएमई बना रहे हैं। मतलब हमारी कंपनी का नाम, हमारे कस्टमर का नाम, ये सब आ जाता है। टास्क, कौन कौन से टूल का यूज कर रहे हैं, हमारी टीम यानी कि सीएफटी टीम की फॉर्मिंग करते हैं, हमारी क्रॉस फंक्शनल टीम को तैयार करते हैं। और इस टीम में कौन कौन होते हैं? इस टीम में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो कि इंजीनियरिंग से होता है, जिसको सारे प्रोसेस की नॉलेज होती है, उसको हम प्रोसेस का ओनर भी मानते हैं। और सारे डिपार्टमेंट से हम बंदे लेके उस टीम को तैयार करते हैं। टीम बिल्डिंग का एक और भी तरीका है जिसको मैं अपनी फिर किसी दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल आते हैं अपने 7 स्टेप अप्रोच पे। फिर टाइमिंग की किस तारीख को इश्यू हुआ है, कौन सा रिवीजन है, ये सब हमारे टाइमिंग में आ जाता है। तो दोस्तों पहला स्टेप था हमारा प्रिपरेशन। मैं स्टेप को यहां भी लिख करता हूं कि पहला स्टेप हमारा प्रिपरेशन। दूसरा स्टेप हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस, STRUCTU, स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें हम अपने प्रोसेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। जैसे कि इसके 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं? प्रोसेस नेम, प्रोसेस नंबर और फोकस एलिमेंट। फिर हमारा आता है 4M एलिमेंट या प्रोसेस वर्क स्टैंडर्ड। अब स्ट्रक्चर एनालिसिस में किन बातों का जिक्र करते हैं वो आपको बताता हूं। तो अगर प्रोसेस स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करूं दोस्तों में, तो प्रोसेस नेम में हमारा, हम कोई भी प्रोसेस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक मोल्डिंग प्रोसेस की, तो मैं मेटल टू रबर मोल्डिंग पार्ट की मोल्डिंग करता हूं।
ठीक है, और इसका मैं FMA कर रहा हूं, इसका प्रोसेस है मोल्डिंग। तो प्रोसेस का नाम हो गया मोल्डिंग। ठीक है दोस्तों, और प्रोसेस नंबर आपको पता ही है कि FMA को बनाने से पहले हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाते हैं, और प्रोसेस फ्लो डायग्राम की भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम में ही प्रोसेस के नंबर, प्रोसेस सीक्वेंस को हम मेंशन करते हैं। तो मान लो उस प्रोसेस फ्लो डायग्राम से देख के मैंने देखा कि जो मोल्डिंग प्रोसेस है वो 120 है। मान लो जो मोल्डिंग का प्रोसेस सीक्वेंस है 120 है। फोकस एलिमेंट की मोल्डिंग करते वक्त जो पार्ट बनेगा उसमें से फोकस एलिमेंट कौन सा होगा, तो मेटल को रबड़ से मोल्ड करना है हमने। तो इस केस में हमारे 3 फोकस एलिमेंट हो जाएंगे। क्या क्या? एक तो हो जाएगा मेटल, दूसरा रबड़, तीसरा मेटल प्लस रबड़। मतलब कि इस FMA में हमने चीजों को एलैबोरेट कर दिया है। तो मोल्डिंग प्रोसेस में 3 फोकस एलिमेंट हो जाएंगे हमारे, मेटल, रबड़ और मेटल प्लस रबड़ टुगेदर। अब बात आती है 4M एलिमेंट की, प्रोसेस वर्क स्टडी। मतलब मैन, वही 4M कौन कौन से हमारे? मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड। मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। तो ये 3 स्टेप में मेरा स्ट्रक्चर एनालिसिस खत्म हो जाएगा। तो पहला मेरा स्टेप था प्रिपरेशन, दूसरा था स्ट्रक्चर एनालिसिस, और इस 3 स्टेप के साथ मेरा स्ट्रक्चर एनालिसिस खत्म हो जाएगा। तो बात करते हैं हम तीसरे स्टेप की। तो तीसरा जो स्टेप है मेरा वो हो जाएगा फंक्शन एनालिसिस। फंक्शन एनालिसिस यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि लास्ट में हम रिवाइज कर लेंगे। फंक्शन एनालिसिस। तो दोस्तों अगेन फंक्शन एनालिसिस के भी 3 स्टेप हैं कि जो मेरा मोल्डिंग का प्रोसेस था उसके फंक्शन को हम एनालाइज करेंगे। कैसे? फंक्शन ऑफ द प्रोसेस, फंक्शन ऑफ प्रोसेस पहला स्टेप। अब मेरा जो ऑपरेशन था मोल्डिंग का, उससे जो मेरा पार्ट बनेगा वो मान लो एक बुश बन रहा है जो कि एंटी वाइब्रेशन का काम करता है। अब जो ये बुश जो मेरा बना है इसका फंक्शन क्या होगा कि मान लो ये माउंटिंग बुश है, माउंटिंग बुश है जो बना, इसका काम क्या होगा? माउंटिंग करना। तो इसका काम हो जाएगा माउंटिंग करना। माउंटिंग ऑफ इंजन। दूसरा जो इसका स्टेप होगा, अब बात आती है क्योंकि हम फंक्शन एनालिसिस की बात कर रहे हैं ना, तो फंक्शन ऑफ द प्रोसेस, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज चेक करनी है। मान लो कि अगर मोल्डिंग प्रोसेस है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, जैसे शॉर्ट फिल्म, कट, क्रैक, शुड नॉट बी अवेलेबल। ओके, तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम, इसके अंदर की प्रोडक्ट में हमें मोल्डिंग क्या हो, क्या क्या चीज चेक करनी है। और तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि प्रोसेस के अंदर हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, जो कि हमारे प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड में कुछ पैरामीटर्स दे रखे होंगे जो कि क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, उनका जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। कि मान लो क्योरिंग टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, पंपिंग, ये कुछ मोल्डिंग ऑपरेशन में कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं जिसका हम प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में जिक्र करेंगे। इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। हो सकता है कि आपका स्टैंपिंग प्रोसेस हो या कास्टिंग प्रोसेस हो या कुछ और प्रोसेस हो, तो उसमें प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो जाएंगे। तो ये बात थी फंक्शन एनालिसिस की। तो फ्रेंड्स, हमने 3 एनालिसिस की बात कर ली, प्रिपरेशन की बात कर ली, दूसरा स्टेप हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस, तीसरा स्टेप था फंक्शन एनालिसिस। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बाद कि उस फंक्शन में क्या क्या फेलियर मोड आ सकते हैं। तो यानी हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं फेलियर की। तो फेलियर
एनालिसिस। यहाँ भी मैं सेम चीज अपडेट कर देता हूँ, FALUR एनालिसिस। तो दोस्तों फेलियर एनालिसिस में अगेन 3 स्टेप है। 3 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है मेरा फेलियर इफेक्ट, इसको FEV बोलेंगे। अब दोस्तों अगर फेलियर इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम उस इफेक्ट के रिगार्डिंग हम सीवियरिटी भी देखेंगे, कितना गंभीर वो डिफेक्ट है। उसके बाद फेलियर मोड और तीसरा स्टेप है कॉज ऑफ फेलियर। अब इसको कैसे करेंगे हम, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मेरा मोल्डिंग ऑपरेशन था, सबसे पहले फेलियर मोड बन रहा है। मान लो कि इसका एक फेलियर मोड है कि वीक बॉन्डिंग, वीक बॉन्डिंग एक फेलियर मोड है। वीक बॉन्डिंग बिटवीन मेटल टू रबड़, मतलब रबड़ और मेटल को बॉन्ड करने के लिए हमने मोल्डिंग की थी, लेकिन बॉन्डिंग वीक थी, मेटल अलग हो गया, रबड़ अलग हो गया, निकल गया रबड़। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अब मैंने आपको बताया था कि जो इम्पैक्ट देखते थे पहले हम सिर्फ कस्टमर एंड और अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे देखते थे, लेकिन इस फर्स्ट एडिशन में हम जो इम्पैक्ट देखेंगे वो हम एंड यूजर में भी देखेंगे। तो फेलियर का जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे कितना पड़ेगा, कस्टमर एंड में और एंड यूजर में। हमारे प्रोसेस में तो अगले में रिजेक्ट हो जाएगा, अगर कस्टमर के पास पार्ट चला जाता है तो परफॉर्मेंस डिटोरेट हो जाएगी। और एंड यूजर के पास जाता है तो भी परफॉर्मेंस डिटोरेट हो जाएगी। अब देखो बाय चांस ये पार्ट मेरा कस्टमर एंड पे चला गया और एंड यूजर पे चला गया और इंजन माउंटिंग से बुश निकल गया, तो हो सकता है कि इंजन वर्किंग करना बंद कर दे। तो कितना सीवियर ये डिफेक्ट होगा, ये जो फेलियर मोड है मेरा, ये फेलियर मोड मेरा कितना सीवियर होगा। तो ये जो मेरा इंपैक्ट आया है, फेलियर का जो इफेक्ट आया है मेरा, वो मैं सीवियरिटी जो आपने पहले भी 3 टेबल दे रखी थी, सीवियरिटी के लिए, रिडक्शन के लिए और अकरेंस के लिए, सेम कुछ टेबल में अपडेट करके इस बार भी फर्स्ट एडिशन के लिए 3 नहीं 4 टेबल अपडेट करी गई है। चौथी टेबल ऐड की गई है, वो मैं बताऊंगी वो किस चीज की है। तो सीवियरिटी की टेबल इफेक्ट को देखते हुए सीवियरिटी की टेबल से हम इसको रेटिंग दे देंगे कि इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा कितना सीवियर है, ये डिफेक्ट कितना सीवियर है, जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कितना सीवियर है। उसके बाद ये जो मेरा फेलियर मोड है उसका कारण क्या है, एक्स वाई जेड जो भी कारण है उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो फेलियर एनालिसिस के अंदर इन 3 स्टेप के अंदर मैं फेलियर का एनालिसिस करूंगा मेरे प्रोसेस में आए फेलियर मोड के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा फेलियर एनालिसिस। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की। जो मेरा स्टेप है दोस्तों वो है मेरा रिस्क एनालिसिस। जो 5th स्टेप है मेरा रिस्क एनालिसिस। कि ठीक है मेरा डिफेक्ट तो आ गया, फेलियर मोड तो है मेरा ये, लेकिन इसके लिए मैंने करा क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर 4 स्टेप होते दोस्तों कि जो मेरा रिस्क है, फेलियर मोड है, उसका रिस्क को मैं एनालिसिस कैसे करूंगा। तो पहले तो मैं देखूंगा कि मैंने मेरे करंट प्रोसेस में प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कंट्रोल दिए हुए हैं। कि मेरा जो करंट प्रोसेस है उसमें मैंने प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कंट्रोल दिए हुए हैं। उसके बाद ये प्रिवेंशन कंट्रोल देने के बाद अकरेंस कितना हो रहा है, अकरेंस। उसके बाद करंट प्रोसेस में डिटेक्शन के लिए मैंने क्या क्या दिया हुआ है,
डिटेक्शन कंट्रोल सिस्टम मैंने क्या क्या लगा रखा है, और इस डिटेक्शन कंट्रोल करने के बाद मेरे डिटेक्शन की रेटिंग क्या आ गई है। करंट प्रिवेंशन हो गया, करंट डिटेक्शन हो गया। इसके बाद जैसे कि पिछली बार हमने सिवियरिटी की रेटिंग दी थी और रिस्क एनालिसिस में हमने अकरेंस और डिटेक्शन की रेटिंग दी है, तीनों रेटिंग के बाद पहले हम निकाल देते हैं रिस्क प्रायोरिटी नंबर। आज हम कैलकुलेट करते थे पहले, जो कि आप नहीं करते हैं, करते हैं एक्शन प्रायोरिटी। तो जो मैं फोर्थ टेबल की बात कर रहा था कि एक टेबल और अपडेट करके दी गई है, वो है मेरी एक्शन प्रायोरिटी की टेबल, एक्शन प्रायोरिटी। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें देखना है रिस्क एनालिसिस करते वक्त कि ठीक है फेलियर मोड तो है, उसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या काम कर रखा है, तो यहां मेंशन कर देंगे। और जो प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए हमने प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम किया है, उसके हिसाब से देखेंगे कि हमारा डिफेक्ट कितना जनरेट हुआ है। अगेन वही पीपीएम बेस्ड होता है ये। इस अकरेंसी टेबल में भी कुछ अपडेशन आया है और ये तीनों टेबल में आपको, चारों टेबल आपको शेयर भी करूंगा। तो अब देखेंगे कि अकरेंस की रेटिंग क्या है। मान लो अकरेंस की रेटिंग 4 है। अब डिटेक्शन की रेटिंग क्या है, मतलब डिटेक्शन कैसे पता लगेगा कि डिटेक्शन के लिए हमने क्या क्या कंट्रोल लगा रखे हैं, और जो कंट्रोल हमें लगा रखे हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करना है या नहीं, कोई फोका यूके लगा रखा है, या हमने कुछ ऐसा सिस्टम कर रखा है फुल प्रूफ की सारा डिफेक्ट फ्लो हो ही नहीं सकता, तो उसके हिसाब से मान लो हमने यहाँ पे विजुअल कंट्रोल दे रखा था और यहाँ पे दे रखे 7 डिटेक्शन। अब आती है बात एक्शन प्रायोरिटी। एक्शन प्रायोरिटी क्या है? एक्शन प्रायोरिटी कोई नंबर नहीं है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव आ गया। मतलब एक्शन प्रायोरिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हाई, मीडियम, लो। और इसके लिए एक सेपरेट टेबल दी गई चौथी कि आपकी सिवियरिटी 7 थी, उस टेबल में वो कहां लाई करती है, उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे अकरेंस की रेटिंग क्या है और जो डिटेक्शन की रेटिंग है उसके हिसाब से एक्शन प्रायोरिटी क्या आती है। वो टेबल भी मैं आपसे एक अलग अभी डिस्कस करेंगे। तो सिवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन के हिसाब से जो आएगा वो एक्शन प्रायोरिटी डिसाइड होगी। कि मान लो आपका मीडियम आ गया, अब क्या है जो फेलियर मोड था वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है या नहीं आता, वो आपका इंटरनल होता है। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर ये जो अपने हिसाब से आपने क्या क्रिटिकल टू क्वालिटी क्या ले रखा है, उस हिसाब से फिर यहाँ पे फिल होगा। तो रिस्क एनालिसिस के अंदर हम कंट्रोल प्रिवेंशन देखेंगे, अकरेंस की रेटिंग देंगे, डिटेक्शन कंट्रोल के लिए क्या क्या कर रखा है, डिटेक्शन की रेटिंग देंगे और एक्शन प्रायोरिटी निकालेंगे कि मीडियम है, हाई है या लो है। तो ये बात थी दोस्तों हमारी फिफ्थ एनालिसिस की, फिफ्थ स्टेप की, रिस्क एनालिसिस की। अब हम बात करेंगे दोस्तों सिक्स्थ स्टेप की, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन। सिक्स्थ स्टेप है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों क्या करेंगे हम? अब मान लो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होता है फेलियर मोड एनालिसिस करने के बाद, तो फोर्थ एडिशन तक हम क्या करते थे कि टॉप 3 ले लेते थे। फोर्थ एडिशन में क्या करते थे कि जिसका आरपीएम टॉप 3 है, जिन 3 प्रोसेस का आरपीएम सबसे ज्यादा है, उन पे हम नेक्स्ट सेक्शन डिसाइड करते थे। बट अब इस एडिशन में ऐसा नहीं है। फर्स्ट एडिशन में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि टॉप 3 लो। फर्स्ट एडिशन में क्या है कि आपको जो भी प्रोसेस में एक्शन प्रायोरिटी जिसकी हाई आ रही है, जिसकी एक्शन प्रायोरिटी हाई आ रही है, उस पे आपको एक्शन लेना है। अगर आप कहते हो कि इसकी एक्शन प्रायोरिटी मीडियम है, तो जरूरी नहीं है कि आप कोई एक्शन लो, बट आपको बताना पड़ेगा कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। ठीक है, आप एक्शन नहीं ले रहे, इसका मीडियम एक्शन प्रायोरिटी है, कोई बात नहीं, आप एक्शन मत लो, बट आप क्यों नहीं ले रहे हो। और अगर मान लो एक्शन प्रायोरिटी लो आ रही है, तो ना तो आपको बताने की जरूरत है और ना कोई एक्शन लेने की जरूरत है। तो मान लो अगर आपका एक्शन प्रायोरिटी हाई आ रही है, तो ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट एक्शन डिसाइड करते हैं। प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, डिटेक्शन के लिए क्या करेंगे, उसके बाद हमारी अकरेंस क्या हुई, फिर डिटेक्शन की रेटिंग क्या आई,
और फिर एक्शन प्रायोरिटी क्या होगी। साथ ही साथ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रोसेस को करने के लिए, टारगेट डेट, मतलब वही सब जो हम नेक्स्ट एक्शन में पिछले फॉर्मेट्स में करते आए थे। ऑप्टिमाइजेशन में हमें नेक्स्ट एक्शन बताना है कि हम नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, उसके बाद बताना है कि प्रिवेंशन के लिए क्या कंट्रोल है, रिडक्शन के लिए क्या कंट्रोल है, रिडक्शन की रेटिंग क्या है, प्रिवेंशन का लेने के बाद अकरेंस की रेटिंग। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आज आपने एक्शन लिया और आज क्या अकरेंस की रेटिंग आ जाएगी। हमें 3 महीने मॉनिटर करना है अपना एफएमई, अपना प्रोसेस, और उस 3 महीने के बाद हमें देखना है कि जो हमने एक्शन लिया है उसका अकरेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्या अकरेंस की रेटिंग कम आई है। उसके हिसाब से अगेन हम एक्शन प्रायोरिटी कैलकुलेट करेंगे और जो हमारा एक्शन है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा उसकी टारगेट डेट देंगे। अकरेंस की रेटिंग आने के बाद हम एक्शन प्रायोरिटी दोबारा से कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि वो हाई में है, मीडियम में है या लो में है। तो दोस्तों ये बात थी हमारे 6 स्टेप ऑप्टिमाइजेशन। अगला स्टेप जो है मेरा बहुत ही नॉर्मल सा, कॉमन सा है, डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आपने जो भी काम कर लिया डॉक्यूमेंटेड किया या नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन। मतलब रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन, इसको रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन बोल सकते हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन ना लिखे, रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन। इसकी कुछ गाइडलाइंस दे रखी है एआईजी के मैनुअल में कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको बना के रखने हैं, कैसे कैसे रिवाइज करने हैं, ये सब रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। अच्छा दोस्तों, अभी आप सभी सोच रहे होंगे कि यार ये तो नया फॉर्मेट आ गया है, क्या हमें अपने पुराने पार्ट्स के सारे पार्ट्स हमें अब नए फॉर्मेट में अपलोड करने पड़ेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नए पार्ट डेवलप हो रहे हैं आपको उनका एफएमईए इस फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है, और जो पहले के चल रहे हैं आप उन्हीं में उसको अपडेट कर सकते हो। तो ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है इसके एआईजी प्लस वीडियो के तरफ से कि आपको सारे के सारे नए बनाने ही पड़ेंगे। बट हाँ, अगर आपका कस्टमर बोलता है तो आपको फिर वो तो वही बात है, कस्टमर इज द बॉस, अगर उसने बोला है तो आपको सारे पार्ट के चेंज करने पड़ेंगे। तो दोस्तों एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम 7 स्टेप जो थी प्रिपरेशन, जिसमें पहले हम अपने प्रोसेस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में जो पहले ऊपर की हेडलाइन होती है वो फॉर्मेट में डालेंगे, पार्ट का नाम, प्रोसेस का नाम, कंपनी का नाम, कस्टमर का नाम, ये सब अपनी टीम को तैयार करेंगे, कौन कौन से टूल यूज कर रहे हैं प्रिपरेशन के अंदर वो सब आ जाएगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम अपने प्रोसेस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कौन सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में की एलिमेंट, फोकस एलिमेंट कौन सा है और हमारा प्रोसेस एलिमेंट क्या है 4M के बेस पे। फिर बात करेंगे फंक्शन एनालिसिस की। फंक्शन एनालिसिस के अंदर बात करेंगे दोस्तों कि उस प्रोसेस का फंक्शन क्या है मेन, उसमें प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फिर बात आती है फेलियर एनालिसिस की कि उस प्रोसेस के फेलियर का जो इंपैक्ट है वो क्या है हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे, हमारे कस्टमर एंड पे, हमारे एंड यूजर पे। उसका फेलियर, उस प्रोसेस का फेलियर मोड क्या है और उस फेलियर मोड का कारण क्या है। और साथ में ही इफेक्ट, जब इफेक्ट की बात करते हैं तो सिवियरिटी की भी हम बात करेंगे कि सिवियरिटी कितना सिवियर है वो डिफेक्ट, कितना गंभीर है वो डिफेक्ट, और सिवियरिटी टेबल के अकॉर्डिंग उसकी हम रेटिंग देंगे। फिर हम बात करेंगे रिस्क एनालिसिस की। रिस्क एनालिसिस के अंदर हम बात करेंगे कि हमने अपना जो हमारा प्रोसेस है उसमें उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कंट्रोल्स ले रखे हैं, उसके बाद उसकी अकरेंस कितनी हो रही है वो हम अकरेंस टेबल के अकॉर्डिंग लेंगे। उसके बाद हम डिटेक्शन के लिए हमने क्या क्या मेजर्स ले रखे हैं, और डिटेक्शन में के लिए जो हमने डिटेक्शन के कंट्रोल के लिए हमने जो भी हमने स्टेप्स ले रखे हैं उसके डिटेक्शन की टेबल के हिसाब से उसकी रेटिंग देंगे। उसके बाद एक्शन प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि तीनों रेटिंग के हिसाब से एक्शन प्रायोरिटी क्या आ रही है, हाई, मीडियम एंड लो। फिर बात आती है इस स्टेप की ऑप्टिमाइजेशन कि अगर मान लो मेरे एक्शन प्रायोरिटी हाई आ रही है, मीडियम आ रही है, तो मैं नेक्स्ट एक्शन क्या लूंगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, टारगेट ऑफ कंप्लीशन क्या होगी, उसके बाद प्रिवेंशन कंट्रोल की रेटिंग क्या आएगी, प्रिवेंशन कंट्रोल क्या लिया है, उसके बाद अकरेंस रिडक्शन हमने क्या लिया है, डिटेक्शन, और फिर एक्शन प्रायोरिटी अगेन कैलकुलेट होगी। फिर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन की कुछ गाइडलाइंस दे रखी है एआईजी में।
दोस्तों ये तो हमारी आज की वीडियो थी। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपनी क्वेरी को वहां पे मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।